हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और धांसू सेशन क्लास 12th की केमिस्ट्री का, जो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें हमने ये देख लिया कि भैया कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। उन कंसंट्रेशन टर्म्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट अंश हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो, ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ये कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। लेकिन अगर कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं समझा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जो हम इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे, नॉर्मैलिटी, वो तुम्हें संपट नहीं पड़ेगा भाई। मतलब नॉर्मैलिटी जो है वो वैसे तो देखो, मेरे लिए तो कोई भी टफ, कोई भी आसान चीजें नहीं, और मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट को कोई भी टफ, कोई आसान लगे कहने को। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, इन सबको, तो कहते हैं नॉर्मैलिटी सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे टफ है। और ये वही बच्चे कहते हैं जिनको ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट नहीं समझ में आता, जिनको ग्राम इक्विवेलेंट समझ में ही नहीं आता होता क्या है। और मैं नहीं चाहता मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के जितने व्यूअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, वो मन में ये डाउट रखें कि यार ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इस वीडियो का पर्पस एकमात्र ये है कि भैया कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम समझाने वाले हैं, ताकि नॉर्मैलिटी को हम बहुत अच्छे से समझ सकें, बहुत डिटेल में समझ सकें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जो होगा, ये मोल कंसेप्ट से मैच खाता हुआ कंसेप्ट है। हालांकि ग्राम इक्विवेलेंट अलग चीज होती है, मोल अलग चीज होती है। लेकिन कह सकते हो आप कि जो मोलारिटी में कैपिटल एम जो अपन पढ़ चुके हैं, उसमें जो मोल का रोल था, जो मोल का काम था, हमने कहा था, याद करो, मोल बड़ा अनमोल है भाई, मोल बहुत अनमोल है। तो वो काम जो वहां पर मोल ने किया था मोलारिटी में, वो काम नॉर्मैलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट करेगा। यानी कि नॉर्मैलिटी में भैया यही काम ग्राम इक्विवेलेंट का होगा। अब जैसे हमने मोल पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसे माना था, उतना ही इंपॉर्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट भी हो जाता है। और मैं बताऊं, बल्कि कहना चाहिए किसी भी रिएक्शन के नजर से अगर अपन बात करें तो मोल के टर्म में रिएक्शन बोलना थोड़ा टफ होगा, ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में रिएक्शन का बोलना बिल्कुल बहुत आसान होगा। कहने को मतलब यह है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है बहुत इजी कंसेप्ट है। मतलब मोल से भी इजी है ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर तुमने मोल समझ लिया तो ग्राम इक्विवेलेंट तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब तुम लोग शॉक हो गए ये सोचकर कि यार ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट कैसे इजी कंसेप्ट है, कैसे ये इजी कंसेप्ट की कैटेगरी में आएगा। तो मैं तुमको बताऊं, अगर कोई रिएक्शन है, सपोज करो, जिसमें A प्लस बी रिएक्ट करके C और D दे रहा है, A प्लस बी रिएक्ट करके C और D दे रहा है, तो हो सकता है इनके मोल्स आपस में सेम ना हो सकता है A के कुछ मोल्स B के कुछ और मोल्स से रिएक्ट करके C के कुछ मोल्स D के कुछ मोल्स दे रहे हैं। मोल्स में बी सेम और मे बी डिफरेंट, लेकिन इनके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, वो चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इनके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो 100% सेम होंगे। मतलब अगर ए और बी रिएक्ट करके सी और डी दे रहा है तो 100% ए का ग्राम इक्विवेलेंट बी के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ए का ग्राम इक्विवेलेंट बी के ग्राम इक्विवेलेंट्स के बिल्कुल सेम होगा। इट मींस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी। तो ये खूबी है भैया ग्राम इक्विवेलेंट्स की। मतलब कहना चाहिए अगर मोल अनमोल था तो ये ग्राम इक्विवेलेंट्स अनमोल रतन है भाई। और बहुत डिटेल में हम ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में समझेंगे यहां पर। लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें आपको मिलती है आईआईटी जेईई मॉड्यूल पे। क्या क्या चीजें मिलती हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती है आईआईटी जेईई कोर्स मॉड्यूल पे। ये क्या है, तुम बोलोगे सर ये तो बहुत सारी चीजें। अरे भैया तुम्हारी नजर नहीं गई है, मतलब अभी तक तुम देखोगे तो तुम्हारी विशेष डिमांड पर, स्पेशल डिमांड पर तुम्हारी पूरी मांगे पूरी कर दी गई हैं कि भैया कब सर का लेक्चर ब्लैक बैकग्राउंड पर आएगा। तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, तुम्हारी आंखों का ख्याल रखते हुए अब से हर वीडियो मेरा आपको ब्लैक बैकग्राउंड पर मिलने वाला है। यानी कि आपकी आंखों पर अब जो इंपैक्ट पड़ता था,
जो आपको लगता था कि आंखें बहुत दिक्कत करती हैं, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, वाइट बैकग्राउंड, बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, आंखों तक रेडिएट करते हैं, तो वो अब समस्या खत्म, क्योंकि अब ये मेरा पहला लेक्चर है एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेरा हर थ्योरेटिकल लेक्चर आपको मिलने वाला है ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो वो लेक्चर आपको ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर मिलने वाला है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज समझ में आई, मतलब ये चीज तो भाई तुम लोगों में खुशी की लहर होगी अब तो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लेक्चर का ही वेट कर रहे थे, बाकी सब जगह तो ब्लैक बैकग्राउंड आ ही गया था, फाइनली मेरे लेक्चर से भी आ गया है। ठीक है, तो ये चीज है। और बाकी आपको तो पता है मैग्नेट ब्रेन्स तो तुम्हारी मांगे पूरे करने में कोई कसर छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट वीडियोस नहीं, यहां से डीपीपी भी मिलता है। इसी वीडियो के लिंक में जाओगे तो इस वीडियो पर जुड़ा हुआ, इस थ्योरी पर जुड़ा हुआ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डीपीपीस, उनको हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे आपके अगले वीडियो में। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, तो पहले वो डीपीपी आपको सॉल्व करनी है, फिर उसका सॉल्यूशन होगा। इसके साथ ही आपको एमसीक्यूज, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट प्रोबेबल एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो जेईई मेंस में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके वीकली सेशंस होंगे जिसमें आप लाइव डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, यानी कि आप अपना डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी ऑनलाइन, और ये सब सुविधाएं पाने के लिए आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा magnetbrains.com पर जाकर लगातार अपडेट लेते रहनी है, क्योंकि वहां पर सब कुछ आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये था मैग्नेट ब्रेन्स की खास बात, जिसमें एक डिमांड तो तुम्हारी आज सबसे बड़ी पूरी हो गई कि ब्लैक बैकग्राउंड में सर का लेक्चर कब आएगा। तो अभिषेक सर का लेक्चर ब्लैक बैकग्राउंड में आ चुका है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी की पार्ट पर और समझते हैं इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट को। ठीक है, पहले हम समझते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होगा, क्योंकि एक बार इक्विवेलेंट मास समझ में आ गया तो ग्राम इक्विवेलेंट में कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगा, बस हमें इक्विवेलेंट मास हमें समझना है। इक्विवेलेंट मास पहले तो तुम एक रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशन से समझ लो, जो बेसिकली रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशन होती है, हालांकि बहुत काम में आती नहीं है। काम में क्या आता है वो मैं आपको बताता हूं, पहले तुम रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशन देखो। देखो डेफिनेशन देखोगे तो मजा आएगी। बिसाइड्स द मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला मास, द मासेस ऑफ कंपाउंड्स आर आल्सो कैलकुलेटेड ऑन कंपैरेटिव बेसिस। यानी कि मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है मॉलिक्यूल का मास होता है, और फॉर्मूला मास आपको पता है जो उस मॉलिक्यूल के फॉर्मूले से मास दिखता है वो उसका फॉर्मूला मास होता है। उसके अलावा कंपाउंड्स को आप कंपैरेटिव बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब कंपाउंड्स का जो मास है वो आप किसी दूसरे कंपाउंड से या दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की ना बात करते हुए एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो वो अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है। वो अपने आप में एक उनके एटम्स के मास का सम करके टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि फलाने कंपाउंड का कितना मास है उस फलाने कंपाउंड के कंपैरिजन में, तो ये कंपैरेटिव मासेस भी निकलता है, एंड इक्विवेलेंट मास इज वन ऑफ दोस कंपैरेटिव मास। इक्विवेलेंट मास उसी तर्क पर एक कंपैरेटिव मास है। और देखो, इक्विवेलेंट मास बोलो या इक्विवेलेंट वेट बोलो, दोनों बातें केमिस्ट्री में एक ही है। आप चाहे इक्विवेलेंट मास बोलो चाहे आप इक्विवेलेंट वेट बोलो, केमिस्ट्री में दोनों बातें एक ही है। क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट, फिजिक्स में जरूर अंतर होता है, वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन यहां ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, इसलिए कहीं पे भी हम मास आएगा उसे वेट मानेंगे, कहीं वेट आएगा उसे मास मानेंगे, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, अब कंपैरेटिव का मतलब क्या है? यहां जब हम बोल रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट में से जो इक्विवेलेंट मास है, जो इक्विवेलेंट वेट है, उसका कंपैरेटिव मास होने का मतलब क्या, तो समझेंगे। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस that combines with or displaces directly or indirectly 1.008 parts by mass of hydrogen or 35.5 parts by mass of chlorine or 8 parts by mass of oxygen is called the equivalent mass of that substance. क्या बोला गया है? ये रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशन है। इक्विवेलेंट मास के बारे में क्या बोला गया है? किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो या तो कंबाइन हो जाए या डिस्प्लेस कर दे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसे? 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, या 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन,
क्योंकि क्लोरीन का एक एटम का मास 35.5 होता है, और 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का 8 बाय पार्ट मास से। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें यह पता चलता है कि भैया जो इतने मास को डिस्प्लेस कर सकता है या पूरे तरीके से इन मासेस के साथ कंबाइन हो सकता है, वो उनका एग्जैक्टली इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ कंपैरेटिव मास, बिकॉज इट्स अ कंपैरेटिव वेट। तो वो इसका कंपैरेटिव मास जो होगा उसे हम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो मतलब खेल बड़ा सिंपल है। अगर मुझे किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मुझे उसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए उसका मास पता होना चाहिए उस सब्सटेंस का, अपॉन उस सब्सटेंस जिस एलिमेंट में है उसका मास पता होना चाहिए। जैसे वो ऑक्साइड बना रहा है तो ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बना रहा है तो हाइड्रोजन का मास उस सब कंपाउंड में पता होना चाहिए, और अगर क्लोरीन के साथ क्लोराइड बना रहा है तो क्लोराइड का मास उस कंपाउंड में पता होना चाहिए, और इनटू उस पार्ट को कर दूंगा मल्टीप्लाई जो उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट का होगा। जैसे हाइड्रोजन होगा तो 1.008 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन का होगा तो 35.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर ऑक्सीजन का होगा तो हम 8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गई बात? तो जैसे फॉर्मूले पर अगर जाए तो ध्यान से सुनेंगे, पहले फॉर्मूला सुनेंगे, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट मास लिखना है किसी भी सब्सटेंस का, ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, सो दैट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा? मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मास ऑफ से हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.008, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ी सी अपन जगह बनाकर इसको और लिख लेते हैं, यहां देखेंगे फिर से। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो भी कंपाउंड दिया है उसमें वो हाइड्राइड के फॉर्म में होगा, उस हाइड्राइड में एलिमेंट का कितना मास है, अपॉन हाइड्रोजन का कितना मास है, इनटू, क्योंकि हाइड्रोजन है तो इनटू 1.008, क्योंकि हाइड्रोजन का मास है तो इनटू 1.008। अगर ये क्लोराइड में होता, तो ध्यान से सुनेंगे, अगर ये क्लोराइड में होता तो क्या होता? इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास, अपॉन मास ऑफ क्लोरीन, उस कंपाउंड में क्लोरीन का कितना मास है वो, मल्टीप्लाइड बाय 35.5, क्योंकि क्लोरीन के लिए वो उसके 35.5 पार्ट्स के बराबर होगा, तो क्लोरीन के लिए इट विल बी 35.5। और तीसरा जो ने जिक्र किया है, सबसे जरूरी जो ने जिक्र किया है, अगर ऑक्साइड में हुआ तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू, ध्यान से सुनेंगे, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, जितना मास ऑक्सीजन का दिया हुआ है तो मास ऑफ ऑक्सीजन,
क्योंकि ऑक्साइड में होगा ना ये, जैसे कोई मेटल ऑक्साइड है तो उसमें मेटल का मास अपॉन ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि उसके 8 पार्ट के इक्वल होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये आपके फॉर्मूले बन जाएंगे जो हमारे इक्विवेलेंट मास के होंगे। और ये तीन ही फॉर्मूले जो हमें इक्विवेलेंट मास के निकालने होते। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, और एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। तो इतने फॉर्मूले हैं जो हमारे काम के हैं, जिनसे हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। और ये बड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच है कि भैया किसी भी एलिमेंट का कितना मास हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट बाय मास को या तो कंबाइन कर लेगा या रिप्लेस कर लेगा, या 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन को कंबाइन कर लेगा या रिप्लेस कर देगा, या ऑक्सीजन के 8 पार्ट बाय मास को कंबाइन कर लेगा या रिप्लेस कर लेगा, वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा, वो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा। लेकिन अब समस्या ये आती है कि सर ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, अगर कोई हमसे पूछे कि इक्विवेलेंट मास वाकई में क्या होता है, इसको समझाने को बोले तो इसको समझाएंगे कैसे? तो मेरी बात को समझना, दिस इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास, उस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इक्विवेलेंट मास एक्चुअली क्या होता है उसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ अब मेरे कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। तुम्हें याद है तुमने 10th क्लास में रिफाइनिंग करके एक टॉपिक था, वैसे तो वो सीबीएसई के डिलीटेड सिलेबस में था, बट मैं उम्मीद करता हूं तुमने रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़ा होगा, या तुमने इलेक्ट्रोलिसिस कहीं पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कंसेप्ट में, या कोई मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, कई चीजें देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो उसका कंसेप्ट मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूं। इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यह होता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट बोले तो जो भी केमिकल एक्वस फॉर्म में या कोई सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद होता है, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, कोई भी सोल्यूशन होगा उसको अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, बिजली का झटका देंगे, तो वो ब्रेक डाउन होगा, वो टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रो और लाइसिस 2 वर्ड से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो और एक लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, और लाइसिस का मतलब है टू ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब है क्या? टू ब्रेक डाउन, मतलब टूट जाना, टू ब्रेक डाउन। तो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी से किसी चीज को तोड़ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी चीज का टूट जाना, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है मोटे मोटे रूप में? सर क्या होगा, एक कंटेनर होगा, एक कंटेनर में आप कोई इलेक्ट्रोलाइट भरोगे, बोलो तो कोई नमक का पानी भरोगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें आयंस हो सकते हैं, उसको यहां पर आप भर दोगे। आपके पास कंटेनर हुआ, उस कंटेनर में आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट नमक का पानी भर दिया। सपोज ये आपने कोई नमक का पानी भर दिया, ये आपने नमक का पानी भर दिया, और अब उसको क्या करने वाले हैं अपन? इलेक्ट्रिक करंट देने वाले हैं। तो अपन उसको इलेक्ट्रिक करंट देकर तोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट कैसे देकर तोड़ेंगे? इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोड्स को डालेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रोड डाल दी, ये एक इलेक्ट्रोड डाल दी, ठीक है। इस कंटेनर को अपन ने बंद कर दिया, ये अपन ने इलेक्ट्रोड डालकर कंटेनर को बंद कर दिया, और इन इलेक्ट्रोड को वायर से कनेक्ट करके स्विच ऑन कर दिया। इन इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट करके अपन ने स्विच ऑन कर दिया। तो पॉजिटिव नेगेटिव, और ये वायर से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें करंट आएगा मेटल इलेक्ट्रोड्स में। ये हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है तो ये अपने आप को तोड़ने का प्रयास करेगा, और तोड़ने का प्रयास करेगा तो मान लो इसमें ए बी है, तो ए प्लस और बी माइनस में टूटेंगे। ए प्लस बी माइनस मतलब कैटायन और एनायन टूटेंगे। सपोज करो इसके अंदर कौन है? ए बी, तो इसके अंदर ए बी है तो वो किस में टूटेगा? ए प्लस और बी माइनस में।
कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि ए बी इलेक्ट्रोलाइट है तो वो ए प्लस बी माइनस में टूटेगा, और जैसे ही ए प्लस बी माइनस में टूटेगा ये रॉड पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरी रॉड नेगेटिवली चार्ज है, तो ए पॉजिटिव जो होगा वो यहां भागेगा और जो बी माइनस होगा वो यहां भागेगा। अल्टीमेटली आपको इस रॉड पर कौन डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा? ए सॉलिड, और इस रॉड पर कौन डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा? बी सॉलिड, या जो भी गैस हो, सॉलिड हो, जो भी हो। लेकिन मुद्दा यह है कि ये केमिकल्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया और इलेक्ट्रिक करंट से ये केमिकल्स आपको यहां पर मिल गए, तो ये केमिकल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ सर इलेक्ट्रोलिसिस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउ वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी? भैया बैटरी लपेट दी यहां पर अपन ने, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और बदले में हमें केमिकल्स हमारे मिल रहे हैं। ये रॉड पर केमिकल्स चिपकेंगे तो बदले में हमें केमिकल्स मिल रहे हैं। तो मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक प्रोसेस ये होता है, बेसिक प्रिंसिपल कहना चाहिए ये होता है, बेसिक सिद्धांत कहना चाहिए ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है और हमें केमिकल्स दे देती है, तो बोलते हैं हम उसको कि वो अपने आप को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो बोलेंगे हम उसको वो अपने आप को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ये इलेक्ट्रोलिसिस का काम है। अब कभी आपने ये सोचा है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर कितना केमिकल मिलेगा? कभी ये सोचा है? जैसे 10th क्लास में भी आपने रिफाइनिंग पढ़ी थी, तो कभी टीचर से सवाल किया कि मैडम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर वो केमिकल टूट रहा है और केमिकल डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे जा रहा है, कैटायन जा रहे हैं कैथोड की तरफ, एनायन जा रहे हैं एनोड की तरफ। ये याद रखना, आयंस टूटते हैं तो कैटायन और एनायन में टूटते हैं, और कैटायन जाते हैं हमेशा कैथोड की तरफ, एनायन जाते हैं अभी हमेशा एनोड की तरफ। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज रॉड पर जाते हैं, जो कैथोड होती है। एनायंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं जो पॉजिटिव रॉड पे जाते हैं, जो कि एनोड की होती है। तो कैटायंस जाते हैं कैथोड की तरफ, एनायंस जाते हैं एनोड की तरफ। लेकिन क्या हमने ये सवाल किया कि सर ये जब केमिकल्स, ये सब जब आयंस अपने अपने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर जाएंगे तो कितने मास में वहां पर जाकर डिपॉजिट होंगे, कितना करंट पास करने पर? मतलब मैं करंट कितना पास करूं कि मुझे 5 ग्राम वो केमिकल मिल जाए, या कितने करंट पास करने पर मेरे को 10 ग्राम वो केमिकल मिलेगा? क्या हमने सवाल किया? कभी नहीं किया। अब समय आ गया है वही सवाल करने का। अब वो समय आ गया है इस सवाल के जवाब को ढूंढने का कि सर अल्टीमेटली हम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे और उसके बदले में हमें कितने केमिकल्स मिलेंगे। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे और उसके बदले में हमें कितने ग्राम केमिकल्स मिलेंगे, कितना मास केमिकल का मिलेगा। तो यह बात हमें इक्विवेलेंट मास से संपट पड़ती है। यह बात हमें इक्विवेलेंट मास से संपट पड़ती है। क्या समझेंगे? अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज पास हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज, समझ गए? सो इफ चार्ज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज इक्वल to 1 mole of electrons, 1 mole of electrons is passed, charge equal to 1 mole of electrons is passed through electrolyte, then जो भी मास डिपॉजिट होगा, mass deposited of that substance at different electrode will be nothing but known as
इक्विवेलेंट मास, उसी को हम उसका इक्विवेलेंट मास कह देंगे, विल बी नोन एज इक्विवेलेंट मास। वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा। सो इट विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। कौन सा मास हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास। तो क्या बोला? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमने बैटरी लगाई, हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, बदले में हमें केमिकल्स मिल गए। अब हमें नहीं पता कितना मास केमिकल का मिलेगा, लेकिन हम ये बोलते हैं जब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज पास कर देंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज पास कर देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, तो जितना भी मास किसी भी इलेक्ट्रोड पर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर डिपॉजिट होगा तो वो मास उसका इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। वो मास उसका इक्विवेलेंट मास कहलाएगा, बशर्ते इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होने चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतना चार्ज पास होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का चार्ज। तो वॉट एवर इज द मास डिपॉजिटेड of a particular substance on a particular electrode will be considered as its equivalent mass। तो वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा। तो हमने यहां क्या करा? करंट पास करा, करंट पास करा, करंट पास करा मतलब चार्जेस पास करे ना। व्हाट इज करंट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। भैया फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स सिंपल कहती है सर, करंट जो होता है वो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है। तो इट्स चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो इट्स चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो कितना चार्ज होगा, कितने टाइम में फ्लो होगा, तो इट विल बी द चार्ज पर यूनिट टाइम विल बी करंट। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है इट मींस चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। और अगर चार्जेस कितने फ्लो हो रहे हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर के चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर के चार्जेस फ्लो होने पर जो भी मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट मास होगा। अब अपने को क्या लपेटना है? अपने को ये लपेटना है सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा ये तो बता दो। ये तो बड़े आसान है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा ये अपन लपेट लेते हैं, बिल्कुल लपेट लेते हैं। ये तो बिल्कुल जानना चाहिए बल्कि कि सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा। 1 मोल बोले एवोगैड्रोस नंबर, बोले तो Na, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बोले 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम्स। So this will be equal to charge on 1 mole electrons। 1 mole electrons। Na की वैल्यू रख दें, कितना होता है? 6.023 into 10 की पावर 23। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम will be equal to nothing but charge on 1 mole electrons। अब आप इसको सॉल्व करोगे, कर लो सॉल्व, कैलसी ले लो। 10 की पावर 23 10 की पावर 19 will be become 10 की पावर +4 10 की पावर +4 6.023 into 1.6 96,000 9.6368 9.6368। इसका मतलब इट विल बिकम 96,368 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 6.022 समथिंग होता है, इसको हम 23 कर लेते हैं। तो 96,368 कूलम which can be approximately written as 96,500 कूलम, क्योंकि 96,368 अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम, क्योंकि राउंड फिगर में इसलिए कर लिया ताकि कैलकुलेशंस में आसानी हो। और ये करते हर न्यूमेरिकल जो आगे चलकर सॉल्व करना है हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर के चार्जेस के लिए, तो जब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो हम 96,500 कूलम बोलेंगे। तो ये वो चार्ज है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास होता है। ये वो चार्ज है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास होता है। सो दिस मच चार्ज विल बी देयर
विथ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। और इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से जो भी सब्सटेंस का मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, उस मास को मैं घोषित कर दूंगा इक्विवेलेंट मास, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास। इतना चार्ज होना चाहिए, 96,500 कूलम का चार्ज होना चाहिए। इसी चार्ज को पहली बार फैराडे साहब ने कैलकुलेट करा था, जैसे मैंने आज कैलकुलेट करा, कई सदियों पहले फैराडे साहब ने कैलकुलेट करा था, इसलिए इस वैल्यू को फैराडेस कांस्टेंट कहा जाता है। इसलिए इस वैल्यू को फैराडेस कांस्टेंट कहा जाता है, यानी कि इसको हम सिंपल कैपिटल एफ से डिनोट कर दें, तो दिस विल बिकम फैराडेस कांस्टेंट। तो अब इक्विवेलेंट मास की नई परिभाषा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस the mass of a particular substance deposited at a particular electrode will be that mass that will going to deposit when 1 mole of electron is going to pass through it, when 1 mole of electron is going to pass through it. So whatever is the mass deposited of a particular substance at any electrode, when 1 mole of electron is passed through it, that is known as its equivalent mass. उसको हम उसका इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो ये फॉर्मूला होगा, क्लियर हो गया फॉर्मूला। तो यहां पर क्या होगा, आपका जो भी मास डिपॉजिट होगा, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज पास कर दिया जाएगा, तो जितना भी मास डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। वो सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज इट्स इक्विवेलेंट मास। तो ये इक्विवेलेंट मास हो गया, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चर्चा और करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका, ओके। तो इक्विवेलेंट मास एक्चुअली क्या होता है, ये चीज कंसेप्ट समझ में आ गया। और इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का कैसे निकाला जा सकता है, कि भैया इस बात को देखते हुए कि वो कितना मास उसका ऑक्सीजन के 8 पार्ट बाय मास को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन के 35.5 पार्ट बाय मास को डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट बाय मास को डिस्प्लेस कर सकता है। और सिर्फ डिस्प्लेस नहीं, कंबाइन भी होगा तो भी वो मास होगा। लेकिन फिर यह समझ में आता है कि हम इक्विवेलेंट मास और भी कई तरीकों से निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास कई और तरीके से निकाल सकते हैं। कई और तरीके का मतलब क्या है, ध्यान से समझना इस बात को। अगर हमें पहले से ही कंपाउंड पता है, अगर हमें पता है कि वो कंपाउंड कौन सा है, या वो एलिमेंट कौन सा है, या वो मेटल कौन सा है, या वो एसिड कौन सा है, या वो बेस कौन सा है, इन सब के इक्विवेलेंट मास आप निकाल सकते हो। इन सब के इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। मतलब अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। पीछे भी यही था, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला ही था, लेकिन ये जनरली तब था जब हमें सब्सटेंस अननोन होता है। हमें एक कंपाउंड दे दिया गया, उसमें बोल दिया कोई एलिमेंट ई है या कोई मेटल एम है, अब उसका इक्विवेलेंट मास निकालो, तो वो पता ही नहीं रहता। बस ये पता रहता है कि उस एलिमेंट का कितना मास इन्वॉल्व है अपॉन कितना ऑक्सीजन का मास इन्वॉल्व है इनटू 8। बस यही सारी चीजें पता रहती हैं। लेकिन जो चीज पता नहीं रहती वो ये है कि कंपाउंड कौन सा है, या वो एलिमेंट है तो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मेटल, कौन सा नॉन मेटल, ये पता नहीं रहता। अगर ये पता चल जाए तो फिर इक्विवेलेंट मास का एक और बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। इक्विवेलेंट मास का एक और बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। वो फॉर्मूला होता है मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। सो दैट विल बी मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस equivalent mass of any substance will be equal to उस सब्सटेंस का मोलार मास, या जो भी मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूल मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम में लिख लेते हो तो वही मोलार मास बनता है। मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास में ज्यादा अंतर नहीं है, बस इस बात का अंतर है कि जब ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे तो वही मोलार मास हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर, डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी
फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? इस वैलेंसी फैक्टर को मैं एन फैक्टर बोलता हूं, कई बुक्स में ये एक्स फैक्टर लिखा होता है, बट ये वैलेंसी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास तो चलो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है, बट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर मतलब ये होगा कि कितनी उसके ऊपर चार्ज है अगर कोई सॉल्ट है, या अगर एसिड है तो कितने H+ आयंस वो दे सकता है, और अगर बेस है तो कितने OH- आयंस वो दे सकता है। वो उनका वैलेंसी फैक्टर होगा, और उस मॉलिक्यूलर मास को उसके वैलेंसी फैक्टर से हमें डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अपन इवन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर भी लिख सकते हैं इसको, और अगर कोई एलिमेंट हुआ तो फिर उसका एटॉमिक मास लिख देंगे। अगर कोई एलिमेंट हुआ तो उसका एटॉमिक मास लिख देंगे। सो इट विल बिकम एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर बोलो, एन फैक्टर बोलो, बात एक ही है। तो ये बात भी मैं स्टार बनाकर लिख देता हूं, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। नहीं तो अगर हम वैलेंसी फैक्टर बोले या हम एन फैक्टर बोले, दोनों बातें एक ही है, और इसे कई बार एक्स फैक्टर भी बोला जाता है, एक्स फैक्टर। तो बात एक ही है, सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर, एक्स फैक्टर सब बात एक ही है। बस मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना होगा अपने दिमाग से, या अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास निकालना होगा अपॉन इट्स वैलेंसी फैक्टर, जिसको आप एन फैक्टर भी बोल सकते हो। अब वो एन फैक्टर किसका क्या होगा, जनरली उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आई होप मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास बिल्कुल क्लियर होगा आपको। मॉलिक्यूलर मास पूरे मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा, जितने भी एटम्स होंगे सबके एटॉमिक मास का सम करेंगे, हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। आप चाहो तो उसको मोलार मास भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें ग्राम बस लग जाएगा, तो फिर इक्विवेलेंट मास आपका ग्राम में आ जाएगा। तो इट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, और ये आपका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, ठीक है। अब किस सब्सटेंस का क्या इक्विवेलेंट मास होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उस पर हम चर्चा करते हैं, जैसे हमारे पास सब्सटेंस जो होगा वो मेनली 4 प्रकार का हो सकता है। अगर हमारे पास सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो जो सब्सटेंस होगा वो 4 प्रकार का हो सकता है, वो 4 प्रकार का हो सकता है। पहला ध्यान से सुनेंगे, या तो वो कोई एसिड हो सकता है, दूसरा या तो कोई वो बेस हो सकता है, तीसरा या तो वो सॉल्ट हो सकता है, चौथा या फिर वो कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, और इन सब का अपना अपना एन फैक्टर होगा। इन सब का अपना अपना एन फैक्टर होगा, मतलब हर सब्सटेंस का अपना एक एन फैक्टर होता है, और वही एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर होगा, जिसको हमें रखना होगा डिनोमिनेटर में। मॉलिक्यूलर मास इन सब का हम निकाल लेंगे, सीधा हमें इनका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव एज एन इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास हो गया। अभी हम इक्विवेलेंट मास पर चल रहे हैं, इसके बाद आएगा टर्म ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट की चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये इक्विवेलेंट मास हो गया। अब कौन से सब्सटेंस का कौन सा इक्विवेलेंट मास है उस पर यहां पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो पहला सब्सटेंस है एसिड। अगर कोई एसिड हुआ तो उसका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन उसकी बेसिसिटी। व्हाट डू मीन बाय बेसिसिटी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस इट इज हैविंग, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, ठीक है। तो एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू उसका मॉलिक्यूलर मास, जो भी उसका मॉलिक्यूल का मास है वो मॉलिक्यूलर मास, अपॉन एन फैक्टर उसका, और एसिड का एन फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी, यानी कि कितने OH- कितने H+ आयंस वो एसिड रिलीज कर सकता है, कितने रिप्लेसेबल H+ आयंस उसके पास है, क्योंकि H+ को रिप्लेस करने के लिए कोई OH- ही तो आएगा। तो H+ को रिप्लेस करने के लिए कोई OH- आएगा, तो वो उसकी क्या मानी जाएगी? बेसिसिटी। और हर एसिड की अपनी एक बेसिसिटी होती है। सो दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो ये इक्विवेलेंट मास एसिड का होगा।
और बेसिसिटी सबको क्लियर है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। जैसे एग्जांपल देते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट H2SO4। अब हमें पता है H2SO4 क्या होगा, 2 H प्लस आयंस दे सकता है। कैसे? इसके स्ट्रक्चर में ये बात छुपी हुई है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है और जितने H ऑक्सीजन से बॉन्डेड है सिर्फ वही रिप्लेस होंगे, तो ये H प्लस रिप्लेस होगा, एक ये H प्लस रिप्लेस होगा, तो यही 2 H प्लस रिप्लेस होंगे। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना है H2SO4 का? 98। कैसे? हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर का 32, 32 प्लस 2 इज 34, ऑक्सीजन का 16, 16 4 जा 64, 64 प्लस 34 98 अपॉन 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा H2SO4 का कितना? 49। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? 49। ये 49 इक्विवेलेंट मास है। दूसरा केस, दूसरा एग्जांपल देखते हुए चलेंगे। दूसरा एग्जांपल HCl, इसका इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो इसका मोलार मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास 35.5 प्लस 1, क्योंकि क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1 36.5 अपॉन कितने H प्लस निकाल सकता है? ये सामने दिख रहा है, कितने H प्लस निकाल सकता है? सिर्फ एक, तो एक H प्लस निकाल सकता है, तो इसका n फैक्टर 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 35.5, ये 35.5। तो हर एसिड के स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो कि कितना वो H प्लस आयन निकाल सकता है। जितने भी H प्लस आयन निकालेगा वो उसकी बेसिसिटी मानी जाएगी। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए सिंपल मॉलिक्यूलर मास उस एसिड का लिखेंगे, डिवाइडेड बाय उसका बेसिसिटी कर देंगे, यानी कि जो बेसिसिटी है वो उसका n फैक्टर होगा, तो ये n फैक्टर होगा। तो यहां पर जो एसिड है इसका मतलब इसका n फैक्टर क्या होता है? इसका n फैक्टर क्या होता है? इसका n फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी। इसका n फैक्टर क्या होगा? उसकी बेसिसिटी। तो बेसिसिटी उसका n फैक्टर होगा। इट मींस इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। जितने H पॉजिटिव आयंस वो रिप्लेस कर सकता है उस एसिड की उतनी बेसिसिटी मानी जाएगी, तो उस एसिड की उतनी बेसिसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और सब्सटेंस की भी बात कर लेते हैं। कुछ और सब्सटेंस में कौन है? एसिड ही है वैसे तो, लेकिन एसिड के कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं भाई। तो एसिड के कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें? इक्विवेलेंट मास H3PO4 का मोलार मास कितना है? इसका भी 98 है, क्योंकि अंदर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया सल्फ्यूरिक एसिड से और सल्फर की जगह फास्फोरस आ गया, तो फास्फोरस आ गया तो एक मास कम हुआ, लेकिन हाइड्रोजन से एक बढ़ गया, तो अल्टीमेटली जितना सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है उतना ही फास्फोरिक एसिड का ही है, 98। लेकिन इसके अंदर बेसिसिटी अलग है। बेसिसिटी कैसे निकालेंगे? H3PO4 P डबल बॉन्ड O OH OH OH, कितने H प्लस आयन से रिप्लेसेबल? ये H प्लस, ये H प्लस और ये H प्लस। कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयन से? 3 H प्लस आयन से। और अगर 3 H प्लस आयन से तो इट विल बी 98/3, इट विल बी 98/3। तो यहां पर 98/3 इक्विवेलेंट मास आ गया ऑफ H3PO4। तो ये इक्विवेलेंट मास आ गया H3PO4 का कितना? 98/3। ये H3PO4 का इक्विवेलेंट मास है। क्लियर हो गया? तो दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। उसी के आगे दो और एग्जांपल लेते हैं अपन, फोर्थ H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा?
इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो एक ऑक्सीजन कम हो गया तो 98 में से सीधा 16 माइनस कर लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 मास कम हो गया, तो 98 से 16 माइनस करेंगे तो 92 और 82, तो इट विल बिकम 82। कैलकुलेट कर सकते हो 82। हाइड्रोजन के 3, फास्फोरस का 31, 31 और 3 34, 34 और 48 52, 62, 72, 82, 82 आ जाएगा अपॉन इसकी बेसिसिटी। अब H3PO3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फास्फोरस डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये H, तो दिस इज H3PO3। अब जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे हैं सिर्फ वो निकलेंगे, तो एक ये निकलेगा H प्लस, एक ये निकलेगा H प्लस, ये नहीं निकलेगा H प्लस में, ये नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल नहीं निकलेगा H प्लस में, ये ऐसे ही रहेगा। तो कितने H प्लस निकल रहे हैं? 2 H प्लस आयंस निकल रहे हैं, तो यही इसकी क्या हो गई? बेसिसिटी। यही इसकी क्या हो गई? बेसिसिटी। तो इसको हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 41। ये इसकी बेसिसिटी हो गई। जितने H प्लस आयंस वो निकालेगा वही उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। तो ये बेसिसिटी हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5th वन, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट मास हाइपोफॉस्फोरस एसिड का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास, एक ऑक्सीजन और कम हो गया H3PO3 से, मतलब एक और कम हो गया इससे, तो इससे 16 और कम, इससे 16 और कम, तो 82 में से 6 गए 76 और एक और 10 कम 66, तो इट विल बिकम 66 अपॉन। स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका क्या होगा? P डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ H, दिस इज H3PO2, H3PO2, तो 2 ऑक्सीजन है तो PO2। कितने H प्लस रिलीज हो रहे हैं यहां देखेंगे, एक ये H प्लस सिर्फ यही रिलीज होगा, तो कितने H प्लस रिलीज करेगा? ओनली 1 H प्लस आयंस, और जो 1 H प्लस आयन रिलीज करेगा तो इसकी बेसिसिटी 1 ही होगी, क्योंकि जितने H प्लस आयंस रिप्लेस हो रहे हैं वही बेसिसिटी है, तो इसमें एक ही H प्लस आयन रिप्लेस होगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से लगा है। ये हाइड्रोजन तो डायरेक्ट है, ये ऑक्सीजन से लगा है, तो ये 1 H प्लस आयंस होगा जो इसकी बेसिसिटी होगी। दिस विल बी इट्स बेसिसिटी, तो 1 H प्लस आयंस, तो डिवाइडेड बाय 1, सो दिस इज इक्वल टू 66, तो ये इसका इक्विवेलेंट मास होगा। ये हो गया इनके इक्विवेलेंट मासेस। समझ में आया एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है? और ये वही मास है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास होने पर इनके इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान डिपॉजिट होता। इन सब्सटेंस के, इन्हीं के जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इनका इतना ही मास डिपॉजिट होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका एसिड का इक्विवेलेंट मास यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं बेस की तरफ कि बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम लोग बेस की बात करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लपकेंगे जल्दी से। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इक्विवेलेंट मासेस ऑफ बेस। सिंपल खेल है, बेस का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस रखना है अपॉन एन फैक्टर रखना है, और यहां एन फैक्टर होगा बेस की एसिडिटी, यहां होगा इन फैक्टर बेस की एसिडिटी, तो इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जो भी बेस है उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मतलब एन फैक्टर यहां क्या होगा बेस का? उसकी एसिडिटी, और एसिडिटी मतलब कितने नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि बेस का काम है OH माइनस रिप्लेस करना, तो भैया कितने OH माइनस आयंस रिप्लेस हो सकते हैं वो उसकी बेसिसिटी हो जाएगा। कितने OH माइनस आयंस रिप्लेस होंगे वो बेस की एसिडिटी हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। हर बेस की एसिडिटी होगी, क्योंकि OH माइनस आयन किससे रिप्लेस होंगे? H प्लस आयन से रिप्लेस होंगे ना, तो अल्टीमेटली H प्लस आयन वहां पर होगा।
जो आएगा और OH माइनस को रिप्लेस करेगा, इसलिए हम बेस की एसिडिटी कहते हैं। तो बेस की एसिडिटी होगी और एसिड्स की बेसिसिटी होगी। तो कितने OH माइनस आयंस रिप्लेसेबल होंगे वो इसकी एसिडिटी होगा। तो एन फैक्टर क्या हो गया? इस केस में हम लिख सकते हैं बेस का एन फैक्टर क्या हो गया? बेस का एन फैक्टर क्या हो गया? उसकी एसिडिटी, और एसिडिटी बोले तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल कौन से आयन? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। जितने OH माइनस आयंस रिप्लेस हो गए वो उस बेस की एसिडिटी हो गई, और जो बेस की एसिडिटी होगी वही उसका एन फैक्टर बोले तो वैलेंसी फैक्टर बनेगा, वही उसका वैलेंसी फैक्टर बनेगा। तो एग्जाम्पल लेकर और समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है NaOH का, तो इसी को उठाते NaOH, तो इसका इक्विवेलेंट मास अपने को निकालना है, इसका इक्विवेलेंट मास अपने को निकालना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 40। क्यों? क्योंकि Na23 ऑक्सीजन 16, 23 और 16 39, हाइड्रोजन 1, तो 40 अपॉन वैलेंसी फैक्टर जो उसके किससे निकलेगा? बेस है, तो इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 1, तो इक्वल टू 40। ये इक्विवेलेंट मास है, क्योंकि NaOH से कितने OH माइनस आयन निकलेंगे? सिर्फ एक। कितने निकलेंगे? सिर्फ एक, क्योंकि यहां से ब्रेक होगा और OH माइनस निकलेगा। सो इसके पास सिर्फ 1 OH माइनस आयंस निकलेंगे, और चूंकि 1 OH माइनस आयंस निकले हैं तो यही इसकी क्या हो गई? एसिडिटी। तो इस बेस की यही क्या हो गई? एसिडिटी। तो यही इस बेस की हो जाएगी एसिडिटी। तो ये एसिडिटी आ गई। क्लियर? कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। और बेसिस भाई, और बेसिस दिमाग में लाएंगे। MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। बताएं, इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, पहले मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। मैग्नीशियम का 24, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलकर होता है 17, 17 का 2 गुना करना पड़ेगा क्योंकि होल ट्वाइस है, तो 34 प्लस 24, 34 और 4 38, 48 और 58, तो इट विल बी 58 डिवाइडेड बाय इसकी बेसिसिटी कितने H प्लस OH माइनस आयंस देगा? ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों OH माइनस आयंस देगा, तो ये 2 OH माइनस आयंस रिलीज करेगा, 2 OH माइनस आयंस। और अगर 2 OH माइनस आयंस रिलीज करेगा तो यही उसकी क्या हो गई? उस बेस की एसिडिटी, क्योंकि ये 2 OH माइनस आयंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2H प्लस आयंस। 2H प्लस आयंस इसको रिप्लेस कर देंगे 2H माइनस को, तो ये रिप्लेसेबल है, और जितने रिप्लेसेबल OH माइनस है वही एसिडिटी है, तो इस बेस की यही एसिडिटी है। तो 58 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल कम आउट टू बी 29, तो ये 29 आ जाएगा MgOH होल ट्वाइस का। तो MgOH होल ट्वाइस का कितना आ जाएगा? 29। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो थर्ड विल बी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ये भी एक बेस है, और ये एक ऐसा बेस है जो 3 H प्लस आयंस निकालकर 3 OH माइनस आयंस निकाल कर देगा, 3 OH माइनस आयंस। और क्योंकि 3 OH माइनस आयंस निकाल रहा है, 3 OH माइनस आयंस निकाल रहा है, तो यही इसकी क्या हो गई? एसिडिटी। यही इसकी क्या हो गई? एसिडिटी। और एसिडिटी जो हो गई वही वैलेंसी फैक्टर होगा, वही वैलेंस फैक्टर होगा। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू, कैसे निकलेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, एल्यूमिनियम का 27 और हाइड्रोक्साइड का हमने 17 अभी कैलकुलेट किया था, जिसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 51 प्लस 27 58 68 78, तो इट विल बी 78 डिवाइडेड बाय 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6,
1 गया 18, 6 3 is 18, so we have 26. ये आएगा आपका, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास है। तो दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो दिस इज अबाउट इट्स इक्विवेलेंट मास। तो ये इक्विवेलेंट मासेस आ गए, और ये किसके हो गए? बेस के हो गए। तो सिंपल फंडा क्या है? जितना मॉलिक्यूलर वेट है उस बेस का वो रखो अपॉन उसका एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना होगा? उसकी जो एसिडिटी होगी। एसिडिटी कैसे निकलेगी? कितने OH माइनस आयंस वो रिप्लेस कर सकता है। तो भैया जितने रिलीज करेगा उतने ही रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करने आता कौन है? H प्लस आता है रिप्लेस करने, क्योंकि OH माइनस को हटाएगा कौन? H प्लस, वाटर बना लेगा। इसलिए हर बेस की एसिडिटी होती है, और इसी प्रकार हर एसिड की अपनी बेसिसिटी होती है। ये चीज होती है जो आपको मिलती है। तो दिस इज अबाउट इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस। तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस है। अब चर्चा करते हैं, अगर कोई सॉल्ट आ गया तो, मतलब ना एसिड है ना बेस है, अगर कोई सॉल्ट है तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पूरे का। तो भैया बेस का इक्विवेलेंट मास हमने समझ लिया कैसे निकालना है। सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, सर्वे सर्वा फॉर्मूला है। और एन फैक्टर बेस का क्या होगा? उसकी एसिडिटी, जितने OH माइनस आयन वो रिलीज कर पा रहा है, क्योंकि उतने ही वो रिप्लेस कर सकता है OH माइनस। तो वो उसकी हर बेस की एसिडिटी जो होगी वो एन फैक्टर बनेगा। मॉलिक्यूलर मास को उस एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, आपको इक्विवेलेंट मास मिलेगा। ये कुछ एग्जांपल है जो हमने इक्विवेलेंट मास के निकाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सर अगर कंपाउंड एसिड नहीं रहा, बेस नहीं रहा, तो सॉल्ट हो सकता है भाई। और अगर सॉल्ट हुआ तो फिर कैसे निकलेगा? अब इस बात को लपकते। तो सॉल्ट के लिए कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट मास? सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास, ऊपर तो कॉमन चीज आ रही है मॉलिक्यूलर मास, अपॉन एन फैक्टर ही आएगा, लेकिन सॉल्ट का जो एन फैक्टर होगा वो होगा टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। उस सॉल्ट में कोई मेटल होगा, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज अ सॉल्ट? एक कैटायन और एनायन से बनने वाला कंपाउंड। सॉल्ट कैसे बनता है? इसमें एक कैटायन होता है जो कि H प्लस के अलावा कुछ होता है, और एक एनायन होता है जो कि OH माइनस के अलावा कुछ होता है। क्योंकि अगर कैटायन H प्लस होगा तो फिर ये एसिड हो जाएगा, और अगर एनायन OH माइनस होगा तो ये बेस हो जाएगा। दोनों नहीं होने चाहिए। तो कैटायन कुछ भी हो सकता है अदर देन H प्लस, एनायन कुछ भी हो सकता है अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, क्योंकि OH माइनस अगर आ गया तो फिर बेस हो जाएगा ये। तो OH माइनस आयन के अलावा होना चाहिए। अब भाई साहब इसमें जो कैटायन होगा वो अगर H प्लस आयन नहीं होगा तो 100% मेटल आयन होगा। 100% वो कोई मेटल का आयन होगा, क्योंकि सॉल्ट है तो उसमें 100% कोई मेटल आयन होगा। तो वो मेटल आयन का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, जो टोटल कैटायनिक वैल्यू है, वो एन फैक्टर बनेगी। तो मेटल आयन का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, मेटल आयन का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो उस सॉल्ट की, देखो भाई इंग्लिश में भी नोट्स मिलते हैं, वो उस सॉल्ट की वैलेंसी फैक्टर बनेगा। वो सॉल्ट का बोलना चाहिए, बल्कि वो सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर या कह लो एन फैक्टर बनेगा। वो उस सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर बनेगा। तो वो उस सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर बनेगा। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज उस मेटल आयन पर, वो सॉल्ट का एन फैक्टर बनेगा। उस एन फैक्टर को डिनोमिनेटर में रखना है, यानी कि उससे मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है, और जो भी फिर बनेगा फाइनल आंसर आएगा वो आपका इक्विवेलेंट मास होगा। तो जैसे सॉल्ट ले लिया उन्होंने Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का मोलार मास कितना है? सोडियम 23 इंटू 2 कितना हो गया? 46। कार्बन 1 एक ही एटम है, लेकिन एक एटम 12 का है तो 12। ऑक्सीजन 16, कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 16 इंटू 3 48। तो कितना हो गया? 46 प्लस 12 प्लस 48 106। और इसमें पॉजिटिव आयन कितने होंगे यहां पर देखेंगे, बहुत सिंपल है। CO3 पर -2 कार्बोनेट आयन है, तो Na2 पर +2, तो ये टोटल +2 जो होगा ये हमारा एन फैक्टर होगा, ये हमारा वैलेंसी फैक्टर होगा। तो फिर इसको क्या करेंगे? 106 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 53। तो यही हमारा इक्विवेलेंट मास आ रहा है सोडियम कार्बोनेट का।
सोडियम कार्बोनेट का यही इक्विवेलेंट मास आ रहा है। क्लियर हो रहा है? उसी तर्क पे अगर मान लो मेरे पास NaCl होता, NaCl, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे आता? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl कितना है? 23 प्लस 35.5, 58.5 डिवाइडेड बाय इसका इनफेक्टर। अब इसका इनफेक्टर कैसे निकलेगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो +1 -1, तो +1, तो डिवाइडेड बाय 1, तो 1 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 58.5। ये इसका इक्विवेलेंट मास आएगा। तो ये NaCl का इक्विवेलेंट मास आ गया कितना? 58.5। इसी तर्क पर अगर मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता मेरे पास सॉल्ट, तीसरा सॉल्ट AlCl3 होता, तीसरा सॉल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर मेरे पास होता AlCl3, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता? इक्विवेलेंट मास ऑफ AlCl3, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एल्यूमिनियम का कितना होगा भाई? एल्यूमिनियम का कितना एटम है? 1, और एक का मास 27, तो टोटल 27। क्लोरीन का कितना है? 35.5। कितने क्लोरीन है? 3, तो 35.5 इंटू 3, तो 71, 71 में और 35.5 जोड़ेंगे, 71, 76.5, 86, 96, 106.5, तो कितना आ गया टोटल? क्लोरीन का 106.5 ऐड कर देंगे तो 133.5, तो मॉलिक्यूलर मास आ गया कितना? 133.5 डिवाइडेड बाय इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा AlCl3 पर? भैया एल्यूमिनियम पर +3 आएगा क्योंकि Cl पर -3 है, तो एल्यूमिनियम पे +3 आएगा, तो +3 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा +3 और ये -3 मिलकर +3 मतलब डिवाइड बाय 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 133.5 डिवाइडेड बाय 3, 133.5 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस विल बिकम इट्स इक्विवेलेंट मास, 133.5 डिवाइडेड बाय 3। ये पूरा कंसेप्ट समझ आया? ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास बड़ा सिंपल है, उसका मोलार मास अपॉन उसके कैटायनिक पार्ट पर जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो मेटल एटम है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा नमक पे, वो टोटल पॉजिटिव जितना होगा वो आपको डिवाइड करना है, आपका इक्विवेलेंट मास सॉल्ट का आएगा। तो यहां इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट हमने निपटा लिया। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर चर्चा करते हैं। तो भैया ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट हमने निपटा लिया। नाउ नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दिखा रहा है तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब क्या? या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, या वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा तो वो रिडक्शन कर रहा है। अब उस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो लॉस कर रहा है या कितने भी इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका एन फैक्टर बन जाएगा, उसका वैलेंसी फैक्टर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है समझना, हमने ये पढ़ रखा है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होता ही है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो होता ही है, लेकिन अगर कोई स्पीशीज अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करा रही है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रही है, तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रही है, तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रही है। मतलब कोई स्पीशीज थी, उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है। अगर वो किसी भी चीज के अंदर से चले जाते हैं तो वो चीज के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। और अगर कोई स्पीशीज है उसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी +2 है, मान लेते +2 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो +2 से +4 हो जाएगी, क्योंकि 2 और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इट विल बिकम मोर पॉजिटिव। तो अगर उसके ऊपर का चार्ज आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है तो आप ये 100% कह सकते हो कि वो चीज अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करा रही है, यानी कि वो चीज खुद को ऑक्सीडाइज कर रही है, उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो मान लो अगर कोई चीज है -3, वो -3 से गई -1, ऑक्सीडेशन हुआ, पॉजिटिव तरफ गई ना। -3 बहुत नेगेटिव था, ये लेस नेगेटिव है। या -1 से गई 0, या 0 से गई +2, या +2 से गई +4,
तो ये अपना पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है। और पॉजिटिविटी कब बढ़ती है, कोई इंसान कब पॉजिटिव होता है, जब अपने अंदर से नेगेटिविटीज को निकाल देता है, जब नेगेटिव चीजों को निकाल देता है, बुराइयों को निकाल देता है, तो वो इंसान कहते हैं ना पॉजिटिव इंसान हो गया भाई। मान लो मैं हूं, मेरे में कुछ खूबियां हैं, मतलब कुछ कमियां हैं कह लो, और मैंने कुछ कमी अपने अंदर की खत्म कर दी, तो मैं पॉजिटिव आदमी हो गया। और मैंने निकाल दी अपने अंदर से बुराइयां, तो मैं और पॉजिटिव हो गया। और बुराई निकाल दूंगा और पॉजिटिव हो जाऊंगा, और बुराई निकालूंगा और पॉजिटिव हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो बुराइयां केमिस्ट्री में कौन है, नेगेटिव चीज केमिस्ट्री में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, और उसको निकालना मतलब ऑक्सीडेशन करना। तो कहीं पे भी अगर आपको चार्ज बढ़ता हुआ मिले तो वो चीज अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रही है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस कर रही है, कौन सी चीज, ऑक्सीडेशन वाली चीज, वो उसका इन्फेक्टर बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन वाली चीज का इन्फेक्टर क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। ऑक्सीडेशन वाली चीज का इन्फेक्टर क्या होगा, एन फैक्टर बोले तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ये आपका क्या होगा, ये आपका एन फैक्टर होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो रहे हैं उस सब्सटेंस के द्वारा जो ऑक्सीडेशन कैरी आउट कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, उसका एन फैक्टर होगा। तो इट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दीज आर ऑक्सीडेशन नंबर विच आर गेटिंग चेंज। तो हमें पता है ये ऑक्सीडेशन नंबर क्यों चेंज हो रहे होंगे। -3 से +1 गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 2 एन फैक्टर। -1 से 0 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 0 से +2 गया फिर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, +2 से +4 गया फिर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल कर और पॉजिटिव हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो निकालेगा वो उसका ऑक्सीडेशन, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, पहले -3 थी फिर -1, मतलब जो भी चार्ज उसके ऊपर आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और उस ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कैसे निकलेगा, पहले कितनी थी इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले, और बाद में कितनी है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो पहले थी फलाना, बाद में निकालने के बाद फलाना -2 हो गई, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, या फलाना +2 हो गई, क्योंकि यहां तो चार्ज बढ़ेगा ना नेगेटिव, तो फलाना +2 हो गई, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर अपना चार्ज बढ़ा लिया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा लिया। तो ये जो नंबर्स थे -3, -1, 0, +1, +2, +4, ये सब क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि ये माना जाता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो कोई भी फलाना एटम अगर है, अगर उसको ऑक्सीजन के पास रखोगे तो ऑक्सीजन उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, बुराइयां निकाल लेगा, तो वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। वो चीज बढ़ाएगा मतलब इट विल टेंड्स टू बिकम मोर पॉजिटिव। -3 है तो -1 हो गई, -1 है तो 0 हो गई, बढ़ा रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर। 0 है तो +2 हो गई, +2 हो गई तो +4 हो गई, बढ़ा रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ये हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ता है, और हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन क्या हो गया, सिंपल शब्दों में ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज। तो अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इफ सब्सटेंस इंक्रीजेस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, increases its oxidation number, then it is undergoing oxidation. Then it is undergoing oxidation. So that is called its oxidation. तो जितने वैल्यू से वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, वो चेंज इन वैल्यू जो होगी वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का एन फैक्टर बन जाएगा, वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का एन फैक्टर बन जाएगा। तो दैट विल बिकम इट्स एन फैक्टर। तो जैसे यहां 2 इलेक्ट्रॉन से चेंज किया तो ये एन फैक्टर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन से चेंज हुआ ये एन फैक्टर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से चेंज हुआ तो एन फैक्टर 2 हो गया, फिर 2 से चेंज हुआ एन फैक्टर 2 हो गया।
और ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी वैल्यू से चेंज हो रही है दैट विल बिकम इट्स एन फैक्टर। और याद रखना ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑयल से याद रखना, ऑयल रिग अभी याद करवाऊंगा। ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस, लॉस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के लॉस में चार्ज बढ़ेंगे, पॉजिटिव तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, निकल जाते हैं तो चीजें पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, तो ये पॉजिटिविटी की तरफ आएगा। बट ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस। ऑयल क्या बताता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा रिग। रिग इज कॉल्ड एज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन, रिग मींस रिडक्शन इज गेन, रिग RIG, रिडक्शन इज गेन, गेन ऑफ व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा वहां पर, कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन will be nothing but it will be gain of electrons। बिल्कुल ऑपोजिट है ना, क्योंकि दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था तो रिडक्शन 100% गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोई नेगेटिव चार्ज ले ले, तो अगर नेगेटिव चार्ज ले लेगा तो इट विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, it will become more and more negative, and if it is already positive it will become less positive. If it is less positive it will become zero. If it is zero it will become negative. If it is already negative it will become more negative. मतलब पूरी प्रोसेस उल्टी, मतलब ये और नेगेटिव में चार्जेस को ले जाएंगे, और चार्जेस बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहां पर, ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? अगर मान लो पहले से ये +4 है तो +4 से +3 चली गई, +3 है तो +3 से +1 चली गई, +1 है तो 0 चली गई, 0 से -2 चली गई, और -2 से मान लो -5 चली गई। तो ये कब होगा ऐसे जाने में? जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन जो करेगा वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट घटाता चलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, घट रहा है। और वो क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन मतलब नेगेटिव्स को गेन कर रहे हैं, तो मैं और नेगेटिव हो जाऊंगा। जैसे मैं अगर को बोलूं कि यार मैं भी पॉजिटिव इंसान हूं, लेकिन अचानक से मेरे अंदर एक बुराई आ गई, मैंने एक बुराई ले ली, अब मैं एक बुराई गेन कर लिया, तो मैं कम पॉजिटिव हो गया। मतलब पहले जितना पॉजिटिव था अब उतना नहीं हो, क्योंकि एक नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई, और नेगेटिविटी आ गई और लेस पॉजिटिव बन जाऊंगा, शायद न्यूट्रल हो जाऊंगा, 0 बन जाऊंगा, और नेगेटिविटी आ गई, अब नेगेटिव्स में चला जाऊंगा। समझ में आया? और नेगेटिविटीज कहां आएंगी केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन। इसलिए रिडक्शन में मैंने रिग लिखवाया था, रिडक्शन इज गेन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स का जो गेन होगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट घटाएगा। अब कितनी संख्या से ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है? कितनी संख्या से ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है? +4 से +3 तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, +3 से +1 इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तभी +3 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बदली। +1 से 0 इसने फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, 0 से -2 इसने फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और -2 से और -5 इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो भैया ये जो इलेक्ट्रॉन गेन का सिलसिला चल रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के गेन का सिलसिला चल रहा है? वो उस सब्सटेंस का एन फैक्टर होगा जो रिड्यूस हो रहा है। जैसे उस सब्सटेंस का क्या था? ए सब्सटेंस अंडरगोज द ऑक्सीडेशन, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, then it is undergoing oxidation. In the same sense, if a substance shows decrease in oxidation number, if substance shows decrease in oxidation number, decrease in ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, दोनों बातें एक ही हैं। तो इफ इट शोज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कब आएगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कब आएगा? जब भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे।
जब भाई इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन जब आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे? गेन करोगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इसलिए हमने जो कंसेप्ट लिखा है वो लिखा है ऑयल रिग का, याद रखने के लिए। क्या लिखाएगा? ऑयल रिग। ऑयल स्टैंड्स फॉर oxidation is loss of electron. Oxidation is loss of electrons, जबकि रिग क्या लिखा है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस या गेन करेगा अपने रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के वक्त, वो उस सब्सटेंस का एन फैक्टर कहलाएगा। तो अब एन फैक्टर क्या हो गया? एन फैक्टर क्या हो गया? यहां पर हम एन फैक्टर लिखेंगे। सो एन फैक्टर क्या हो गया? सो एन फैक्टर will be equal to number of electrons will be equal to number of electrons gain or loss by the substance during reduction और oxidation respectively। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा ऑक्सीडेशन करते वक्त या गेन करेगा रिडक्शन करते वक्त, वो उस सब्सटेंस का क्या घोषित हो जाएगा? एन फैक्टर। वो सब्सटेंस का क्या घोषित हो जाएगा? एन फैक्टर। और एन फैक्टर का निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या होगा भाई? आपको चार्ज देखना होगा। आपको देखना होगा, अच्छा पहले ये चार्ज था, बाद में ये है। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा ये डिफरेंस कितना है। जितना भी डिफरेंस होगा उतने इलेक्ट्रॉन या तो लूज किए होंगे या गेन किए होंगे। अगर ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए, और अगर कम होता हुआ दिख रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो वो संख्या आ जाएगी उतने इलेक्ट्रॉन्स की, और वो संख्या उसका क्या बन जाएगी? एन फैक्टर बन जाएगी। तो दैट विल बी कॉल्ड इट्स एन फैक्टर। ये एन फैक्टर है। ठीक है, तो सब्सटेंस, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो जो भी सब्सटेंस है ऑक्सीडेशन कर रहा हो या रिडक्शन कर रहा हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो बदलेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एक एग्जांपल है KMnO4, जब एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करता है तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और बाद में +2 हो जाता है, क्योंकि वो Mn +2 में बन जाता है। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? +7 से +2 चला गया तो एन फैक्टर निकाल लो पहले। 5 का डिफरेंस है तो एन फैक्टर 5 हो गया, 5। और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 158। KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास विल बी 158 डिवाइडेड बाय 5। तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास 158 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। ये आपका एन फैक्टर हो गया। और याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको डायरेक्ट देंगे नहीं। मतलब तुम ये मत सोचना कि यार अपन को तो चलो अच्छी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी और पहले से नंबर निकल जाएगा। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। हालांकि ये निकालने वाला कार्यक्रम रिडॉक्स रिएक्शन नाम का अपना एक चैप्टर है, वहां पर एक टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। उस टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बहुत सिंपल खेल है। जैसे अभी अपना KMnO4 ही है, जैसे अपना KMnO4 ही है। अब आपको KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली जो निकालना पड़ता है वो मेटल का निकालना पड़ता है, जो जनरली डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वही एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मतलब उनकी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, उनकी फिक्स्ड वैलेंसी नहीं होती।
वो किसी कंपाउंड में कोई और चार्ज दिखाएंगे तो किसी और कंपाउंड में कोई और चार्ज दिखाएंगे। बाकी जनरली सबकी फिक्स्ड होती है। जैसे ग्रुप 1 की सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ग्रुप 1 मतलब पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अभी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालेंगे, ये पूरा एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन का। वहां पर प्रॉपर रूल्स है, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, वहां रूल्स तक दिए गए। तो वो रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रीफिंग के तौर पे मैं बता देता हूं। जैसे यहां पर हमें Mn की निकालनी है, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X, और अगर अभी तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट कंफ्यूज कर रहा है तो तुम मन में ले आओ कि भैया हम वैलेंसी निकाल रहे हैं। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, कि भैया हम सीधे निकाल रहे हैं उसकी वैलेंसी। और मैग्नीज की वैलेंसी क्योंकि फिक्स्ड नहीं है इसलिए वो कंपाउंड टू कंपाउंड अलग निकलेगी। तो इस कंपाउंड में कितनी है वो निकालने के लिए हमने मैग्नीज की मान ली X है। पोटेशियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी फिक्स है वैलेंसी +1, सोडियम का ग्रुप का आदमी है, और सोडियम तो हमें पता है भैया +1 दिखाएगा, तो पोटेशियम भी +1 दिखाएगा। तो ये +1 + X +1 + X प्लस ऑक्सीजन की कितनी है -2। ऑक्सीजन की वैलेंसी पता है ना -2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,6। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन कम है 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो 2 गेन कर सकता है स्टेबल करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी हो गई -2। तो इट विल बी -2, लेकिन कितने ऑक्सीजन है 4, तो -2 × 4, और इक्वल टू हमेशा इसके ऊपर का ओवरऑल चार्ज आता है। अब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है 0, तो 0 हो गया, तो यहां पर इक्वल टू 0 कर दो, बस x की वैल्यू निकाल दो। +1 + x -8 = 0, दिस इंप्लाइज x -7 = 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 7 आ गई। तो यहां पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 आ गई। और अब वो कह रहे हैं ये रिएक्ट करके +7 से Mn+2 में कुछ बन रहा है। तो पहले तो मेरे को बताओ, +7 से +2 जा रहा है, चार्जेस घटा रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिग, मतलब ये रिडक्शन हो गया, मतलब ये रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर था मैग्नीज का +7, पहले कितना था +7, बाद में कितना है +2, तो चेंज कितना आ गया 7 - 2 5 का चेंज आ गया। तो जितना चेंज आता है वही तो एन फैक्टर होता है, जितना चेंज आता है वही तो एन फैक्टर होता है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया भाई 5 हो गया, ये एन फैक्टर हो गया। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 5 हो गया, ये एन फैक्टर होता है। समझ में आया। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, एन फैक्टर हमेशा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और ये बात याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन है, बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैसे तो तुमने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में याद कर लिया है, तुम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में भी याद कर लो। तो इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस इट इंप्लाइज इट्स रिडक्शन, it implies its reduction, but if oxidation number increases it implies its oxidation, it implies its oxidation। तो ये आपको बस ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, और कितनी संख्या से चेंज हो रहा है वो चेंज अगर पता चल जाए तो वो उसका एन फैक्टर बनेगा। तो देखो जैसे मैग्नीज यहां +7 था, यहां +2 था, चेंज आ गया 5, एन फैक्टर 5, इसलिए यहां पर 5 से डिवाइड किया गया है, इसलिए यहां इस क्वेश्चन में 5 से डिवाइड किया गया है। तो 158 डिवाइडेड बाय 5 किया है ना, ये इसलिए किया है, 31.6 आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका एन फैक्टर निकलता है। और कई बार आप किसी भी मेटल का या किसी भी एटम का एटॉमिक वेट भी निकाल सकते हो, क्योंकि एटॉमिक वेट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या था, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर या मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो अगर आपको किसी का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप इक्विवेलेंट मास में एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। वैलेंसी मतलब नथिंग बट एन फैक्टर, दिस इज नथिंग बट दिस इज एन फैक्टर।
तो आप n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। आप n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया? वही फॉर्मूले को इंटरचेंज कर दिया। यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देते एक बार। यहां लिख सकते हैं हम लोग, अगर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। तो दिस इंप्लाइज एटॉमिक वेट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो एटॉमिक वेट आ जाएगा। या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए उसका इक्विवेलेंट वेट उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उसका एटॉमिक वेट भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां पर हमारा पूरा इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट खत्म होता है। इक्विवेलेंट मास कह लो या इक्विवेलेंट वेट कह लो, उसका पूरा कंसेप्ट हमारा यहां पर खत्म होता है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट इससे जुड़ता है जो है ग्राम इक्विवेलेंस का। क्या होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट्स, उसके विषय पर बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम ग्राम इक्विवेलेंट्स की चर्चा करेंगे। अभी इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट अपन ने लपक लिया भाई। अब क्या चलते हैं अपन? अब अपन लपकेंगे ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट, क्योंकि मुद्दा तो मेन ग्राम इक्विवेलेंट। ये तो ठीक है इक्विवेलेंट मास आ गया है, लेकिन इसको पढ़ने की वजह यही है कि हमें ग्राम इक्विवेलेंट में इसका इस्तेमाल करना है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तुम्हें मोल्स याद है क्या है? हाँ सर, वो एक पैरामीटर था जो दो चीजों के बीच में कनेक्शन बनाता था। बिल्कुल सही। ग्राम इक्विवेलेंट भी बस वही चीज है, लेकिन जैसे मोल्स निकलता है गिवन मास अपॉन मोलार मास करके, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकलते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करके। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट्स का प्रॉपर फॉर्मूला बनेगा, बल्कि तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स will be equal to given mass upon equivalent mass, given mass upon equivalent mass, given mass upon equivalent mass। equivalent mass अभी पढ़ लिया। बस ये रेशियो है ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन मास टू इक्विवेलेंट मास का। कितना मास दिया है क्वेश्चन में दिया होगा, उसको डिवाइड कर देंगे उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास से, तो उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। जैसे मोल्स कैसे होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास होता है। इक्विवेलेंट मास की जगह वहां मोलार मास आता है, एक मोल का मास। यहां उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास आएगा, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है हमने देख लिया। अगर इन दोनों का रेशियो निकाल देते तो यू विल गेट ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो यू विल गेट दिस एज ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब सवाल उठता है ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाला क्यों जाता है? क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर है, कोई भी रिएक्शन अगर है, तो उस रिएक्शन में आपस में रिएक्टेंट्स के मोल सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मास जो रिएक्ट कर रहा है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन उनके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे आपस में, वो 100% हमेशा सेम होंगे। वो 100% हमेशा सेम होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ए और बी अगर रिएक्ट कर रहे हैं और बनाकर कोई प्रोडक्ट सी दे रहे हैं, तो ए का ग्राम इक्विवेलेंट कुछ और रिएक्ट कर रहा है और बी का कुछ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है। नहीं, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। तो मैं अगर कह रहा हूं कोई रिएक्शन है, और ये बहुत चीजें आसान कर देती है, ये कंसेप्ट बहुत चीजों को आसान कर देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, तो ए प्लस बी आपको सी दे रहा है, तो हो सकता है ए के 1 मोल लग जाए और बी के 2 मोल लग जाए। ये बिल्कुल हो सकता है। मतलब हो सकता है ए के 1 मोल लगे, बी के 2 मोल लगे। ये भी हो सकता है कि इसका Ma मास लगे, इसका Mb मास लगे। दोनों के मास अलग हो सकते हैं, दोनों के मास इक्वल नहीं है, दोनों के मोल्स इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स,
तो वो 100% इक्वल होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट 100% इक्वल होंगे। इसका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए will 100% be equal to gram equivalent of B, gram equivalent of B। ये ग्राम इक्विवेलेंट 100% सेम होंगे। और यही खास बात है ग्राम इक्विवेलेंट की, कि रिएक्शन का आपस में जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो बिल्कुल आपस में सेम होगा। बल्कि यहां दो नहीं, अगर 3 रिएक्टेंट भी होते तो तीनों का आपस में ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो दिस विल बी गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इवन आप ये भी कर सकते हो, आप इसको मोल से कंपेयर करो तो मोल्स आपको पता है, मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स का फॉर्मूला अगर हम इसको कंपेयर करें तो मोल्स क्या होता है? गिवन मास, सब्सटेंस का जो भी गिवन मास है वो डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का क्या? मोलर मास। तो उस सब्सटेंस का मोलर मास से आप डिवाइड कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा? मोल्स निकल जाएंगे। तो यहां पर अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो गिवन मास तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन जो यहां पर इक्विवेलेंट मास है वो यहां पर मोलार मास है। बस ये अंतर है। तो ये अंतर आपको आएगा और ये अंतर पैदा हुआ है एन फैक्टर की वजह से। क्यों ये अंतर एन फैक्टर की वजह से पैदा हुआ है? क्योंकि यहां से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, देखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents will be equal to given mass divided by equivalent mass है। क्या हम equivalent mass को लिख सकते हैं मोलार मास अपॉन एन फैक्टर? यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में लिखकर अपॉन एन फैक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। ये अपॉन एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड हो गया एन फैक्टर्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको, तो इनटू एन फैक्टर, ये ऊपर आ गया तो नीचे से अपन एन फैक्टर को इरेज कर देंगे। फिर समझ में आया? तो मतलब ये शॉर्ट में अपना क्या बन जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां देखेंगे फॉर्मूला, सो इट विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। तो ये एन फैक्टर हो गया। तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। अब जल्दी से लपकेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है भाई? ये मोल्स होता है, तो इट मींस इट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये आ गया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो दिस विल बी ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। सो दिस विल बी मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। और इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं हर रिएक्टेंट के। दुनिया की चाहे कोई भी रिएक्शन हो, उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स बिल्कुल सेम होंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे? या तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देना, इनटू एन फैक्टर कर देना, या फिर आप क्या करना, गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल्स होते हैं तो मोल्स में मल्टीप्लाई एन फैक्टर कर देना। हर सब्सटेंस का अपना एक एन फैक्टर है, उसको मल्टीप्लाई करोगे मोल्स के साथ तो आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके मिलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया ग्राम इक्विवेलेंट्स को लेकर। और ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम होंगे, रिएक्टेंट्स के हमेशा सेम होंगे। जो किससे निकलेंगे? इक्विवेलेंट मास से ही निकलेंगे। क्योंकि देखो इक्विवेलेंट मास एक्चुअल में क्या है, कितना मास है पर इक्विवेलेंट, वो मास इक्विवेलेंट मास होता है। जैसे 5 ग्राम है तो 5 ग्राम अगर किसी का इक्विवेलेंट मास है, इसका मतलब है उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट है 5 ग्राम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट है 5 ग्राम। अब दिक्कत यह है कि उस सवाल में उस सब्सटेंस का 5 ग्राम मास नहीं दिया होगा ना,
तो जितना भी मास दिया होगा उसके हिसाब से उसके अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे, वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा जो इस फॉर्मूले से निकल सकता है। जो ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास से निकलेगा, फिर इक्विवेलेंट मास को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, तो गिवन मास अपॉन मोलार मास निकलेगा, क्योंकि हमें पता है इक्विवेलेंट मास को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट मास विल बी मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, ये हम लिख सकते हैं। तो वही लिखा हमने मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर डिनोमिनेटर में आता तो ऊपर चला गया क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनता, तो वो ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो गिवन मास इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल्स होता है, इनटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर हो गया? थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंस का कंसेप्ट बड़ा जरूरी है। जैसे पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहां पर लिख लो, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे उसके अंदर, कैसे निकलेगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर करके, बस मोल्स इंटू एन फैक्टर के हिसाब से निकलेगा। सो दिस विल बी मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब क्या करते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। कौन सी रिएक्शन ले लेते हैं? सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, और अपने को एक प्रोडक्ट दे रहा है दैट इज Na2SO4 सोडियम सल्फेट और H2O एक प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा, पहले अपन इसको बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन को बैलेंस देखेंगे कैसे करेंगे, कितने Na, यहां एक है वहां दो हैं, तो यहां अनडाउटेडली दो हो जाएंगे, तो 2 Na और SO4 एक है, SO4 एक है, H2O H कितने हैं यहां पर, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 4, ठीक है 2, तो यहां पर 2H2O करना पड़ेगा, बस ये बैलेंस हो गया। प्रोडक्ट गया भाड़ में, पहले अपन समझेंगे रिएक्टेंट को। भाई रिएक्टेंट में इनके मोल के हिसाब से क्या खेल आ रहा है, इसके लग रहे हैं 2 मोल्स और इसका लग रहा है 1 मोल, इसका लग रहा है 1 मोल, तो देखो इसके 2 मोल इसके 1 मोल, क्या मोल सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम नहीं आ रहे, बिल्कुल सेम नहीं आ रहे। मास देख लेते हैं एक बार, मास देख लेते हैं एक बार, इसका मास कितना लग रहा है देखते हैं। NaOH का 2 मोल, 1 मोल का मास पता है आपको कितना होता है, 40 ग्राम, क्योंकि सोडियम इज 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 140, 2 है तो 2 इंटू 40, दैट मीन्स इसका 80 ग्राम लग रहा है, तो इसका जो मास है वो 80 ग्राम है। H2SO4 का 1 मोल लग रहा है तो मतलब 98 ग्राम लग रहा है। क्या मास सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, तो भैया मासेस आर नॉट सेम, मोल्स आर नॉट सेम, बट ग्राम इक्विवेलेंट देखते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट देखते हैं। अब देखना मजा, देखना ग्राम इक्विवेलेंट पता करते हैं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स पता करते हैं, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बोल रहा मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स कितने हैं 2, एन फैक्टर कितना है, NaOH में कितने OH माइनस आयन निकल सकते हैं, 1, क्योंकि NaOH इज अ बेस, उसकी एसिडिटी उसका एन फैक्टर होती है, और एसिडिटी बोले तो कितने OH माइनस आयन निकल सकते हैं, कितने निकल सकते हैं 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो इसका मतलब है इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। बहुत बढ़िया, इसका देख लें, इसके कितने मोल है, 1 मोल, इसके कितने मोल है, 1 मोल, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो मोल 1 है, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन फैक्टर से। H2SO4 का इन फैक्टर कितने H प्लस आयंस रिप्लेस हो सकते हैं, यानी कि एसिड की बेसिसिटी, H2SO4 में कितने H प्लस आयंस रिप्लेस हो सकते हैं 2, तो यहां पर इन फैक्टर 2 आ गया, तो 1 इंटू 2 यानी कि ये भी 2, तो इसके भी भैया 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। समझ आइए बात, यह है सुंदरता ग्राम इक्विवेलेंट्स की, कि रिएक्शन कोई सी भी हो लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों के सेम आ रहे हैं, मतलब इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स और इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स 100% सेम होंगे। और ये इस रिएक्शन में नहीं, दुनिया की कोई भी रिएक्शन अगर तुम ले लो उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा आपस में सेम होंगे।
कभी ऐसा नहीं होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट्स अलग अलग होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स 100% हमेशा सेम होंगे। ये इसकी खास बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं। यहां लेते हैं एक रिएक्शन, सपोज करो मेरे पास एक और रिएक्शन है। रिएक्शन है KOH प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। अब रिएक्ट करके हमारा बनाएगा K3PO4 प्लस H2O। बैलेंस कर लें, K1 है, यहां 3 है तो यहां 3 हो जाएंगे, 3 KOH हो जाएंगे, और PO4 तो 1 है तो K3PO4 हो गया। H कितने 3 है, OH कितने 3 है, तो ये 3 H2O बनेगा। बैलेंस हो गई रिएक्शन। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि इसके कितने मोल्स लग रहे हैं, इसके कितने मोल्स लग रहे हैं, 3 मोल्स। इसके कितने लग रहे हैं, कुछ नहीं है तो 1 मोल। क्या मोल इक्वल हैं आपस में रिएक्टेंट के? नहीं है। मासेस देख लो, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे। H3PO4 का 98 ग्राम लग रहा है और इसका 3 KOH, K का 39, 39 40, 40 और ऑक्सीजन का 16, 56, 56 इंटू 3 तो 168 ग्राम लग रहा है। इसका 168 ग्राम लग रहा है और इसका 98 ग्राम लग रहा है। क्या मासेस सेम है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स अब आप देखो, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं, इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट, इसके मोल्स कितने 3 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर कितना है 1, OH माइनस निकालता है तो एन फैक्टर है 1, यानी कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसके देख लेते हैं, इसका कितना है मोल 1 और इसका एन फैक्टर कितना है, जितने H प्लस आयन रिप्लेस कर सकता है। H3PO4 रिएक्शन में कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, सभी रिलीज कर रहा है। देखो H3PO4 से सिर्फ PO4 बच रहा है और K आ जा रहा है, तो मतलब तीनों H प्लस निकल गए, 3 H प्लस निकल गए, मतलब 3 एन फैक्टर हैं, तो एन फैक्टर इन 3 हो गया, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर 1 इंटू 3 कितने निकले 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स निकले। समझ में आया? 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो ये 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स निकले। दोनों वैल्यू क्या है, बिल्कुल इक्वल है। KOH की और H3PO4 की दोनों वैल्यूज क्या हैं, ये बिल्कुल इक्वल है। किस सेंस में? ग्राम इक्विवेलेंट्स के सेंस में। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स में ये वैल्यू हमेशा सेम रहती है, हमेशा सेम रहती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा रिएक्टेंट्स के आपस में सेम होंगे, मोल सेम हो या ना हो, मास सेम हो या ना हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम रहते हैं। इसलिए ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता है हमारी स्टीशियोमेट्री को। हमारा जो कैलकुलेशंस होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, उसमें हम इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाई कर देगा। क्योंकि हमें पता होगा हर रिएक्टेंट अगर वो रिएक्ट कर कर कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स 100% इक्वल होंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, उसका वो मास जो दे रखा है उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट मास तो वो मास होता है जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का होगा। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उतना ही मास हमें क्वेश्चन में दिया जाए, तो क्वेश्चन में जो भी मास दिया जाएगा उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए, डिटेल में हम एक क्वेश्चन करेंगे और इसको फिर हम आगे समझेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो फाइनली हमारे पास भाई 2 चीजें है, एक है इक्विवेलेंट मास जिसको हमने पहले पढ़ा, तो एक है इक्विवेलेंट मास जो किससे चलता है, मोलार मास बोल दो या मॉलिक्यूलर मास बोल दो, या एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास बोल दो, अपॉन उसका एन फैक्टर से चलता है, अपॉन उसके एन फैक्टर से चलता है। ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास का जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, जहां इक्विवेलेंट मास क्या होगा, जहां इक्विवेलेंट मास इट्स अ मास प्रेजेंट पर ग्राम इक्विवेलेंट्स, मास प्रेजेंट पर ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, जैसे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स का वेट है 49 ग्राम। इक्विवेलेंट्स
ठीक है, इट्स अ मास प्रेजेंट पर ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे H2SO4 का 49 ग्राम आता है, तो इसका मतलब H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वजन है 49 ग्राम। अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं ना 49 ग्राम ने, कितना भी मास दे सकते हैं, तो फिर उतने मास में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो हम निकाल लेंगे। और वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, यहां देखेंगे। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, which can also be written as moles into n factor, moles into n factor। तो आप अगर मोल्स के टर्म्स में निकालना चाहो तो मोल्स इनटू n फैक्टर भी, क्योंकि इक्विवेलेंट मास को खोलकर लिख सकते हो मोलार मास अपॉन n फैक्टर। तो गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू n फैक्टर हो जाएगा, तो गिवन मास मोलार मास मोल्स हो जाएंगे, इनटू n फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूलेज हैं जो आपको समझने और लिखने। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये सारे कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे करते हैं, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो अब आते हैं एक क्वेश्चन पर जिसको हम आसानी से समझते हैं कि क्यों हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स की जरूरत पड़ती है। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, What mass of the following bases is required to react with 490 ग्राम of H2SO4? ओके, आपको ऑप्शन में बेसिस दिए गए और आपको यह बोला गया है कि इन बेसिस का इंडिविजुअली कितना कितना मास लगेगा जो 490 ग्राम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। हमें पता है एसिड और बेस की एक रिएक्शन होगी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनेगा, जिसमें 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का वेट दे दिया है। अब यह बताना है कि अलग अलग बेसिस जब रिएक्ट करेंगे, ये अलग अलग बेसिस जब रिएक्ट करेंगे तो इनका कितना मास लगेगा। तो अब देखो, या तो इस क्वेश्चन को आप एक एक रिएक्शन लिखो और मास का स्टीशियोमेट्री निकालो और फिर आप देखो कितना प्रोडक्ट बनेगा, या फिर मोल्स का स्टीशियोमेट्री निकालो फिर देखो। मतलब पहले आप H2SO4 की रिएक्शन NaOH से करो, स्टीशियोमेट्री निकालो, फिर कैलकुलेट करो, फिर H2SO4 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, फिर KOH से, फिर Mg, सबके साथ इंडिविजुअली रिएक्शंस कर देखो। और मतलब 1 घंटे में भी ये सवाल सॉल्व मत करो, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर ही हो जाएगा ये। अब इसके लिए तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है, क्योंकि तुम्हें कहा गया है कि अगर एसिड और बेस ये वाले रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया और बेस में सारे ऑप्शंस दे दिए, और रिएक्ट अगर करके ये सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल बनाएंगे, तो इस एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट और इस बेस का ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा यहां से कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड will always be equal to gram equivalent of base। तो तुम्हें क्या करना है, बस ग्राम इक्विवेलेंट को सेम कर देना है। किसके ग्राम इक्विवेलेंट को, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट को इनके ग्राम इक्विवेलेंट जो है उसके बराबर लाना है और उसका वजन बता देना है कि इतना वजन होगा। तो बस वही वजन आएगा, क्योंकि ये सुंदरता है भाई ग्राम इक्विवेलेंट की। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब पूरा रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में सेम होंगे। तो अब तुम देख लो 490 ग्राम ऑफ H2SO4, आपको 490 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है। अब भाई साहब अगर 490 ग्राम H2SO4 आपके पास है तो आप पहले पता कर लो इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। देखो H2SO4 का 49 ग्राम मुझे मालूम है 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता था। तो अगर H2SO4 49 ग्राम है तो उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट आता था। यहां पर मेरे पास 490 ग्राम है, तो इसके अंदर 10 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, 10 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। तो इसके कितने इक्विवेलेंट होगा, इसमें 10 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। अब बस तुम्हें सबके 10 ग्राम इक्विवेलेंट ही चाहिए।
और उस 10 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए जितना भी मास चाहिए रहेगा वो अपन मास निकाल लेंगे। संपट पड़ी मेरी बात। तुम्हें सबके बस 10 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए और 10 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए सबका अपना मास निकाल लेंगे, क्योंकि 490 ग्राम जो एसिड है वो 10 ग्राम इक्विवेलेंट है, क्योंकि H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 49 ग्राम आता है। कैसे? इक्विवेलेंट मास निकलता है मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। मोलार मास H2SO4 का 98 है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसके अंदर से 2 H+ निकल सकते हैं तो उसकी बेसिसिटी 2 हो गई, तो 98 बाय 2 49, तो उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट है 49। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 490 ग्राम, तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए? 10 ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, 10 ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। अब अगर इनसे रिएक्ट करना है तो इन सब के भी 10 ग्राम इक्विवेलेंट होने चाहिए। मतलब ध्यान से समझेंगे, इसका भी 10 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, इसका भी 10 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, इसका भी 10 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? इसका भी 10 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, इसका भी 10 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, क्योंकि सबके ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम होंगे ना। अब ये पता कर लेते हैं इनके 10-10 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना मास होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट से मास कैसे निकलेगा? फॉर्मूला याद है? पिछले केस पे आ जाओ, पिछले पार्ट पर आ जाओ, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है। फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास कर दो। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए हम क्या करेंगे? गिवन मास इनटू इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास के लिए हम क्या करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स जितने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स जितने हैं मल्टीप्लाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट्स जितने हैं मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास, तो आपका गिवन मास आ जाएगा पिछले फॉर्मूले से। ये ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास आ जाएगा। पहला केस ले लेते हैं NaOH का, पहला केस ले लेते हैं NaOH का, देखेंगे तो NaOH के लिए गिवन मास कितना होगा? ग्राम इक्विवेलेंट NaOH का कितना है? 40। ग्राम इक्विवेलेंट्स 10, ग्राम इक्विवेलेंट्स तो सबके 10 है ना, तो 10 इंटू इक्विवेलेंट मास कितना है? इक्विवेलेंट मास विल बी मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40 और एन फैक्टर कितना होता है? 1, क्योंकि एक OH माइनस निकल सकता है। तो 10 इंटू 40 कितना आ गया? 400 ग्राम। मतलब इसका 490 ग्राम इसके 400 ग्राम से रिएक्ट करेगा। दूसरा देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ग्राम इक्विवेलेंट सबके 10 है, इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास बताओ पहले कितना है? कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का हाइड्रोक्साइड का 17, 17 टू 34, 34 प्लस 40 74, तो 40 प्लस 34 इज 74, तो दिस विल बी 74 डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर 2, तो 740 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 370, तो यहां पर ये हो जाएगा 370 ग्राम। देख रहे हो कितना इजीली निकल रहा है। मैंने एक भी बार रिएक्शन नहीं लिखी, सारा खेल बिना रिएक्शन के कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 74 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 37, 37 इंटू 10 विल बी 370 ग्राम। तीसरा कौन है भाई? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH के लिए क्या खेल होगा? ग्राम इक्विवेलेंट सबके 10 है, इनटू KOH का मॉलिक्यूलर मास 39 प्लस 1 40 प्लस 16 56 अपॉन एन फैक्टर 1, क्योंकि इसके पास एक OH माइनस निकलेगा, तो 10 इंटू 56 दैट इज इक्वल टू 560 ग्राम। तो सल्फ्यूरिक एसिड 490 ग्राम के साथ इसका 560 ग्राम आपका लगेगा यहां पर। देन वी हैव फोर्थ कौन सा है हमारा? MgOH होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस कितने ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए? 10, सबके 10 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए ना, क्योंकि सब में कॉमन नंबर कितना आ रहा है भाई? 10 आ रहा है, तो 10 ग्राम इक्विवेलेंट सबके चाहिए। तो 10 इंटू इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मोलार मास। पहले मोलार मास Mg का कितना होता है? 24, हाइड्रोक्साइड 17, 17 इंटू 2 34, 34 प्लस 24 38, 48 58 58 डिवाइडेड बाय 2
क्योंकि इसका n फैक्टर 2 है। तो 58 डिवाइडेड बाय 2 इज 29, 29 इंटू 10 इज 290 ग्राम, मतलब 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ MgOH होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा तो 290 ग्राम रिएक्ट करेगा। उसके अलावा फिर यहां पर करते हैं फिफ्थ, तो फिफ्थ वाला यहां पर करते हैं, कौन है फिफ्थ? ओके, फोर्थ हो गया है, 1 2 3 4, फिफ्थ है AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। इसका मोलार मास कितना है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का 27 होता है, 27, हाइड्रोक्साइड 17, 3 है तो 51, 51 प्लस 27 58, 68 78 88, तो इट विल बिकम 58 68 78, तो इट विल बिकम 78 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 3 है क्योंकि 3 OH माइनस साइंस निकल सकता है, तो 3 ये हो गया, कितना हो गया? 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 6 के बाद यहां पर चला गया 18, 6 3 जा 18, तो 26, तो 10 इंटू 26, सो दिस विल बिकम 260 ग्राम। मतलब अगर 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को आपको रिएक्ट कराना है तो 260 ग्राम आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लगेगा ही लगेगा, 260 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लगेगा ही लगेगा। क्लियर हुआ? तो देख लो कितनी आसानी से, मैंने तो फिर भी तुम्हें समझाया, बट तुम्हें किसी को समझाना नहीं है, तुम ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। और अगर तुम रिएक्शन करने बैठते, इसकी पहले से रिएक्शन, फिर तुम स्टीशियोमेट्री मिलाते, मोल्स मोल्स पता करते, बैलेंस रिएक्शन करके, बहुत टाइम लगता, फिर इसका निकालते, इसका निकालते, इसका सबका निकालते, तो मतलब बढ़िया टाइम ही हो जाता। हमें इतना टाइम नहीं लगाना क्योंकि अब हमारे पास एक ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट, और ये ग्राम इक्विवेलेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। संपट पड़ी क्या बात? तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा पूरा ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट, पूरा ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट। तो क्या करेंगे अपन? स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद अपन वीडियो कंक्लूड करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज अबाउट ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा चीज समझ में आई होगी, ग्राम इक्विवेलेंट की सुंदरता समझ में आई होगी कि रिएक्शन में जब कोई रिएक्ट करता है तो उसके मासेस अलग हो सकते हैं जो रिएक्ट करेंगे, उनके मोल्स अलग हो सकते हैं जो रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो सेम होंगे, और इसी आधार पर हमारे कई क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे सॉल्व करने में, जैसा कि पिछला क्वेश्चन हुआ था। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास का वीडियो। ऐसी धमाकेदार वीडियो आपको और मिलते रहेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, लेकिन ये आपको मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट के चैनल पर तो मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही magnetbrains.com पर भी मिलेंगे, क्योंकि magnetbrains.com पर आपको ये प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इनको लिस्ट किया गया सारे वीडियोस को, जहां से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। magnetbrains.com से देखने का फायदा क्या है? जैसे YouTube पर तुम कोई टॉपिक सर्च करते हो तो तुम्हें वो टॉपिक का आगे कोई वीडियो तो मिल जाता है कि जैसे ये टॉपिक आपने सर्च किया तो आपको उस टॉपिक का वीडियो तो मिल जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस टॉपिक से पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर टॉपिक्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। हर टॉपिक का अपने आगे और पीछे वाले टॉपिक से कोई कनेक्शन होता है, और वही कनेक्शन केमिस्ट्री को आसान करेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? magnetbrains.com जा सकते हो। जैसे ही आप जाओगे IIT JEE के सेक्शन में आपको ऐसे कोर्स मिले दिखेगा, ये कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वॉच नाउ पर, तो आपको ऐसा चैप्टर वाइज लिस्टिंग आएगी, पूरे चैप्टर्स यहां पर नीचे आएंगे, उसके बगल में प्लस का आइकन है, जैसे ही प्लस का आइकन करोगे पूरी प्लेलिस्ट उस चैप्टर की आएगी, मतलब हर टॉपिक लिखा हुआ है सीक्वेंस में, पहले ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, तो पूरा सीक्वेंशियली आप उसको पढ़ सकते हो। और जैसे ही आप उस टॉपिक पर क्लिक करोगे एक एक्सक्लूसिव वीडियो होगा जो आपका प्लेस हो जाएगा, जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपका इस तरीके से स्टार्ट होगा, पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? इसके साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको पता है डीपीपीज मिल रही हैं। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक डीपीपी है, इसको आपको सॉल्व करना है आज सॉल्व करने के बाद कल आप इसका एक वीडियो सोल्यूशन जो बन चुका है वो देखेंगे, और जो क्वेश्चन आपको उस डीपीपी में नहीं बने हैं या जो भी समस्याएं आई हैं, जो भी डाउट्स आए आपके, वो आप उस वीडियो सॉल्यूशंस के को देखकर क्लियर करेंगे। ठीक है? तो इसके साथ आपको लगभग बहुत सारे एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सारे चीजें हम लोग करेंगे और हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी और हर हफ्ते आपका एक वीकली सेशन होगा जिसमें आपके लाइव डाउट्स को कैटर किया जाएगा, और ये सब मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। काउंट ऑन मी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट के, साथ ही
वीडियो को लाइक करें और वीडियो और चैनल का लिंक उन लोगों तक शेयर करें जिनको जेडबलई की प्रिपरेशन में भटके हुए हैं या नीट की प्रिपरेशन में भटके हुए हैं। क्योंकि देखो, जेडबलई का कोर्स तो आपको मिल ही रहा है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, साथ में आपको नीट का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ये सब कोर्स मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पर अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।